हाय एवरीवन। सो अभी लास्ट लेक्चर में हमने इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया देखा था। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि फॉरेन और इंडियन इनकम कैसे टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर, राइट। अब मैंने बोला था कि बिजनेस कनेक्शन और रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। सो आज हम सेक्शन 9 को डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था सिंस यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड जस्ट टेकन अ स्मॉल ओवरव्यू। आज डिटेल में हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे विच इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, now chalo let us go through the points now. This section is the biggest section you'll find in residential status, section 9, and most kids overlook this और काफी गलतियां होती है, so please make it a point to remember this section, it's quite important. ठीक है, let us start. सबसे पहले अभी मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में, वो ही हमें देखने बट थोड़े से डिटेल में. सो द फर्स्ट थिंग वाज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. अभी अक्रू और अराइज और रिसीव्ड के बीच का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ऐसे इनकम्स जो यहाँ पे अर्न नहीं हो रहे हैं, बाहर अराइज हो रहे हैं या अक्रू हो रहे हैं, बट इट विल बी डीम्ड कि वो इंडिया में अक्रू अराइज हो. ठीक है, तो अभी सबसे पहले business connection. First point was any income from any business connection in India is deemed to accrue or arise in India. ये हमने देखा था. अभी business connection का मतलब क्या देखो, income accrues or arises outside India to any person and it is deemed to accrue or arise in inside India. मतलब it is accruing outside but कोई cases में it will be deemed, ऐसा माना जाएगा कि it is to accrue or arise inside India. ऐसे केसेस में हम उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन बोलेंगे. अभी बिजनेस कनेक्शन मैंने बोला था आपको इन अ शॉर्ट वे, नेक्सस इंडिया में होना चाहिए. मतलब इनकम बाहर अर्न हो रहा है बट इट्स रीजन और सोर्स इज इन इंडिया. इंडिया की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स सिचुएशन इनसाइड द कंट्री, सम नेक्सस इनसाइड द कंट्री, दैट इनकम इज बीइंग अर्नड आउटसाइड, राइट. तो अभी देखो बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये हमें देखना है. सो द फर्स्ट इज what shall not be treated as business connection. ये हमें पहले exceptions पता होना important है. So क्या क्या नहीं आएगा business connection में. First of all, operations confined to purchase of goods in India for purpose of exports. ये important है. अभी exports मतलब क्या, यहाँ से सेल हो रहा है आउटसाइड इंडिया, बराबर. इंडिया के बाहर जब आप सेल करते हो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. इंडिया के बाहर से जब आप परचेज करते हो दैट इज नोन एज इम्पोर्ट. तो ऑपरेशंस, ऐसे जो ऑपरेशंस है जिसमें आप यहाँ गुड्स खरीद रहे हो इंडिया में एंड यू आर एक्सपोर्टिंग इट, तो दैट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन इंडिया, बराबर. और प्लस वो सेल बाहर हो रहा है. तो यहाँ पे आप गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. परचेज यहाँ पे हो रहा है बट वो बेचा जाएगा बाहर. मतलब वो कौन से कंट्री की जीडीपी में ऐड होगा, जहां पे वो बेचा जाएगा, बराबर. ये मैंने राइट बोला क्या? नो, बिकॉज जीडीपी भी वही कंट्री के उसमें ऐड होगा जहां पे वो इनकम अर्न हो रहा है. अभी अगर सेल इंडिया का हो रहा है तो इंडिया के इनकम में वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है. इट इज नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपको बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स याद रहेगा तो, राइट. सो यहाँ पे आप गुड्स खरीद रहे हो फॉर एक्सपोर्टिंग, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन. कनेक्शन की बात ही नहीं, बिजनेस ही यहाँ का है क्योंकि, राइट. समझ में आया? नेक्स्ट, operations confined to collection of news and views for transmission outside India by or on behalf of a non-resident who is engaged in the business of running news agency or publishing newspaper, magazines or journals. अभी इसका मतलब समझो गाइस. पहली बात, नॉन रेसिडेंट बंदा है जिसका बिजनेस है न्यूज एजेंसी का या कोई न्यूज़पेपर का या मैगजीन्स या जर्नल का. बिजनेस ऑफ न्यूज में शॉर्ट में यहाँ पे न्यूज़पेपर लिखते थे, ठीक है, या ऐसी कोई उसकी एजेंसी है नॉन रेसिडेंट बंदे की, ठीक है. और उसके ऑपरेशंस, मतलब उसका काम क्या है, ही इज कलेक्टिंग न्यूज एंड व्यूज एंड ही इज कलेक्टिंग इट इनसाइड एंड ट्रांसमिट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन. ठीक है, फिर से एक बार, नॉन रेसिडेंट है, बंदे का न्यूज़पेपर एजेंसी है या न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, मैगजीन या जर्नल है, एंड इज कलेक्टिंग न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड. ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम बिकॉज ये इन सेंस इसका ट्रांसमिशन बाहर हो रहा है. सो इन अ वे दैट बिजनेस इज बीइंग टोटली कैरिड ऑन आउटसाइड, राइट. थर्ड, operations confined to shooting of cinematographic film in India by foreign citizen who is a non-resident. अब यहाँ पे इंडियन इनकम का सवाल ही नहीं होता है. देखो अभी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है,
फॉरेन सिटीजन है। अभी सिटीजनशिप और रेसिडेंसी में फर्क होता है गाइस। रेसिडेंट मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टे इन अ कंट्री। सिटीजन मतलब वेदर यूर अ सिटीजन। अभी सिटीजनशिप के एग्जाम्स देके आप सिटीजन किसी भी कंट्री के बन सकते हो। सिटीजनशिप के लिए वो कंट्री में रहना जरूरी नहीं होता है। तो फॉरेन सिटीजन है, ये याद रखो, फॉरेन सिटीजन है प्लस ही इज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एंड ही इज कमिंग इन इंडिया एंड शूटिंग फिल्म्स हियर, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर आपको मालूम रहेगा, इट वॉज क्वाइट फेमस। तो डैनी बॉयल केम हियर एंड ही शॉट हिज फिल्म, सो दैट विल कम हियर। दैट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सो दैट वोंट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। समझ में आया। तो ये कौन कौन से नहीं होते हैं इनकम्स, ये तो हो गया, 3 एक्सेप्शंस हो गए हमारे, राइट। अभी बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या आता है वो देखना है, ये देखो। तो चलो अभी इंक्लूड्स में क्या क्या है। दिस वॉज एक्सक्लूजन, दिस इज इंक्लूजन। क्या क्या आएगा? अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड हु परफॉर्म्स एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या? एक बंदा है एंड ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई बंदा एक्ट कर रहा है एंड ही इज डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या? ही एक्सरसाइजेज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। मतलब क्या गाइस? सपोज नॉन रेसिडेंट है। अभी नॉन रेसिडेंट मतलब मैंने ये नहीं बोला वो इंडिया में है या नहीं, नॉन रेसिडेंट मतलब उसका स्टे 182 डेज से कम है इंडिया में, राइट। या फिर अगर सेकंड कंडीशन है तो 60 डेज से कम उसका स्टे। ऐसे बंदे का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है हु इज कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना या कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कंक्लूजन पे लाना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉन रेसिडेंट है एंड यहाँ पे एक बंदा है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, साइन करके एग्जीक्यूट करना या कंक्लूड करने का काम अगर कोई कर रहा है उसके बिहाफ पे, तो suppose that person is not living here, then, right? Second, he has no such authority but maintains in India stock of goods from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the non-resident। मतलब उसको authority नहीं है but he is maintaining a stock of goods which is used for selling। अभी वापस ये on behalf of, ये behalf of non-resident ही है, ठीक है, behalf of नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे नॉन रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है उसको, ही इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ, सॉर्ट ऑफ लाइक एन एजेंट, ठीक है, सॉर्ट ऑफ लाइक एजेंट, एजेंट नहीं बोला मैंने, ध्यान रखो। उसकी तरह वो काम कर रहा है ऑन हिज बिहाफ। अभी यहाँ पे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एजेंट्स इसमें से एक्सक्लूडेड रहते हैं, तो ध्यान देना है, यू कैन नॉट यूज द वर्ड एजेंट हियर, यू हैव टू से ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो उसका स्टॉक ऑफ गुड्स पे उसका कंट्रोल है एंड ही इज यूजिंग दोज गुड्स फॉर डिलीवरी और मर्चेंडाइज, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे वो डिलीवर कर रहा है गुड्स, ठीक है। थर्ड, ही सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया फॉर द नॉन रेसिडेंट। मतलब ऐसे कोई भी ऑपरेशंस अगर हैं और यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव, तो इंडिया से ऑर्डर्स वगैरह लेने का अगर कोई काम है तो वो काम वो नॉन रेसिडेंट के लिए यहाँ पे करता है। तो अभी देखो यहाँ पे इसको बिजनेस कनेक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे नेक्सस क्रिएट हो रहा है ना, नॉन रेसिडेंट है और उसको इंडिया में इनकम किसकी वजह से हो रहा है, ये बंदे की वजह से जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। ही इज कंक्लूडिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हिम, ही इज इन चार्ज ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज बीइंग सोल्ड, ही इज इन चार्ज ऑफ एनी ऑर्डर्स विच ही गेट्स। तो ये सारा बिजनेस नॉन रेसिडेंट का इसी की वजह से हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्सस है या फिर बिजनेस कनेक्शन है, राइट। सो दिस विल बी द इनकम विच विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। आगे जाते हैं। इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑफ विच ऑल दी ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। मतलब क्या? सारे ऑपरेशंस यहाँ पे कैरी आउट नहीं हो रहे। अगर एक ऑफिस है उसमें से सपोज 70% काम यहाँ हो रहा है, 30% जर्मनी में हो रहा है, या फिर 50% यहाँ हो रहा है, 50% यूएस में हो रहा है, ठीक है। द इनकम ऑफ द बिजनेस डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ द इनकम एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, ठीक है, एंड यू नो अभी चाइना को सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, राइट। चाइना इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एवरीवेयर। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में सारा हो। सपोज यहाँ पे प्रिपरेशन हब है, को इंटेलिजेंस का हब है, या फिर क्या बोलते हैं आईटी हब यहाँ पे है, एंड मेरे फोन्स का असेंबली वगैरह चाइना में होके आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है, इंक्लूडिंग ट्रैवल चार्जेस। यहाँ पे वो नहीं अगर परवड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, माई प्लेस ऑफ बिजनेस गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बराबर। या फिर अगर मेरी ब्रांच है कोई,
राइट, मेरे MNC वगैरह है और वर्ल्ड वाइड मेरे ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो उसमें अभी इंडिया में कितना % बिजनेस कैरी हो रहा है, बाहर कितना हो रहा है, उसके हिसाब से उतना पर्टिकुलर परसेंटेज ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सम में आपको बोला है ABC इज कैरिंग आउट द बिजनेस 50%, अभी they will give you at interest stage, they will give you clearly कि कितना % attributable है। 50% of it is being earned in India और 50% attributable to India, ऐसे लिखेंगे और एडजस्टमेंट में बोलेंगे इनकम कितना था 1 लाख। तो आप क्या करोगे, 50,000 ही टैक्सेबल इन इंडिया करोगे एज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, बिकॉज एट्रीब्यूटेबल टू इंडियन लैंड इज ओनली 50%, राइट, सिंपल है। नेक्स्ट, any share or interest in any company registered outside India shall be deemed to be situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from the assets located in India। इसका मतलब क्या है, देखो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, अभी बेसिक सी लॉ तो आपको मालूम है, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं है। outside India, under some company law it is registered as a company outside India, so in short it is a foreign company, ठीक है। it shall be deemed to be situated in India, कब माना जाएगा कि वो इंडिया में situated है, मैंने ये नहीं बोला इंडियन कंपनी है, दोनों में फर्क है, ठीक है। it will be deemed to be situated if shares or interest derives its value from assets located in India, मतलब इंडिया में जो assets हैं उसकी वजह से उसका शेयर्स या इंटरेस्ट का वैल्यू आ रहा है, लाइक डेरिवेटिव्स, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि इट शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। फिर से बताती हूँ, फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर और उसके शेयर्स या इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो इंडिया में सिचुएटेड असेट्स की वजह से क्रिएट हो रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है, डिपेंडेंट इसकी वजह से, सब्सटैंशियल फर्क जो है यहाँ के असेट्स की वजह से उस पर पड़ रहा है, तो इट विल बी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, in case of a foreign company engaged in the business of mining of diamonds, फॉरेन कंपनी है मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं है, एंड बिजनेस क्या है उनका, डायमंड्स का माइनिंग करना है, नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू इट थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड्स इन एनी स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कहना है से ये छोड़ के सारे डीम टू अक्रू और अराइज है, एक्सेप्ट दीज, ये याद रखो गाइस, एक्सेप्ट दीज, बाकी सब डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब क्या, ये वापस नॉट इंक्लूडेड की लिस्ट में आएगा। चौथा पॉइंट ये याद रखो, क्या बोला है, फॉरेन कंपनी है, डायमंड्स का माइनिंग कर रहे हैं और अनकट डायमंड्स का अगर शो है या डिस्प्ले हो रहा है किसी स्पेशल जोन में अंडर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन, राइट, क्लियर है, वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये याद रखो। ये छोड़ के अगर कोई इनकम ये माइनिंग में से अगर आया, मतलब क्या, अनकट डायमंड्स का डिस्प्ले छोड़ के, एक्सेप्ट डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड्स, एनी इनकम इज देयर दैट विल बी डीम्ड टू और अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। तो बिजनेस कनेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमारा भी क्लियर हो गया। आगे जाते हैं। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स एंड एजेंट्स आर एक्सक्लूडेड। अभी मैंने आपको बोला था कि रिप्रेजेंटेटिव की हम बात कर रहे हैं, नॉट एजेंट्स और ब्रोकर्स। द बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड केसेस वेयर द नॉन रेसिडेंट कैरीज ऑन बिजनेस through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such a person is acting in the ordinary course of business। मतलब सपोज उसको जो काम दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई तो भी XYZ गुड्स बेचने हैं एंड दैट इज हिज ओरिजिनल बिजनेस, उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो काम कर रहा है तो दैट इज नॉट बीइंग अ बिजनेस कनेक्शन फॉर दैट अदर पर्सन। आप जब सपोज ए बाहर रह रहा है और उसके बिहाफ पे, ये नॉन रेसिडेंट है, उसके बिहाफ पे बी काम कर रहा है ऑन, मतलब उसका वो खुद का पेशा नहीं होना चाहिए, वो खुद वो काम नहीं करता होना चाहिए, प्योरली ए के लिए, ए के बिहाफ पे वो यहाँ पे जो काम कर रहा है सिर्फ वो बिजनेस कनेक्शन हो। मतलब क्या गाइज, दैट कनेक्शन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ बी एक्टिंग फॉर ए। इफ इट इज बीज नॉर्मल जॉब, मतलब वो ए के लिए कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा है ना आउट ऑफ द वे जाके, तो फिर वो बिजनेस कनेक्शन नहीं कहलाएगा, राइट। तो ऐसे नॉन रेसिडेंट्स जो किसी एजेंट, ब्रोकर या अभी देखो ब्रोकर, एजेंट या कमीशन एजेंट, उनका खुद का बिजनेस रहता है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट्स, राइट। तो यहाँ पे वो उसका अगर रियल एस्टेट एजेंट का खुद का ऑफिस है
वो ऑफिस का हेड ऑफिस नॉन रेसिडेंट के पास नहीं है। नॉन रेसिडेंट का अगर कोई सेल्स का काम है वो उसके बिहाफ पे यहाँ पे कर रहा है तो बिजनेस कनेक्शन है। बट इफ दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट, सी यहाँ पे वो डिपेंडेंट होना चाहिए उस पर, इंडिपेंडेंट है, उसका खुद का ऑफिस है, खुद का उसका ब्रांड है, देन दैट इज नॉट बिजनेस कनेक्शन, बिकॉज वो इनकम उसके खुद के ऑफिस की वजह से उसे आ रहा है। जहां पे नाम ए का है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी कोई तो भी कंपनी है और उसके बिहाफ पे यहाँ पे बी उसके सेलिंग का काम कर रहा है, देन इट इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेटस, जिसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे कोई रिलेशन आता ही नहीं, ही इज प्योरली एक्टिंग ऑन हिज ओन बिहाफ, राइट। ठीक है, तो ये अभी क्लियर हो गया बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या नहीं आता है, क्या आता है, एंड इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स नहीं आते। ठीक है, देन अभी ये जो बीच के पॉइंट्स है विल जस्ट गो थ्रू दीज, ब्रीज कर लेंगे इसमें से। कोई भी प्रॉपर्टी, असेट या सोर्स इनकम का इंडिया में सिचुएटेड है तो it is deemed to accrue or arise in India, right? Income from transfer of any capital asset situated in India, this also we did, right? Income under salary head payable to citizen of India abroad by the government, ये भी मैंने कल बताया था, यहाँ का बंदा बाहर काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहे हैं तो इट विल बी deemed to accrue or arise in India, right? उसके बाद इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी इनकम जो यहाँ पे काम कर रहे हो ऑब्वियसली डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनीज आउटसाइड इंडिया, ये भी किया था हमने। डिविडेंड मतलब रिटर्न ऑन इनकम है, राइट। अभी इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये बाद में भी आपको आएगा, सेक्शन 1034, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ ओवरलैप हो गया, ये याद रखो। सिर्फ इंडियन कंपनी जब डिविडेंड देता है तो जिसको, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में इट इज एग्जेम्प्ट, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। देन इंटरेस्ट पेएबल बाय, ये एक पॉइंट मिस हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया except where interest is payable in respect of money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on outside India or earning any income from any source in India। अभी if you remember मैंने लास्ट में कल एक दिया था, देखो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीन केसेस में गवर्नमेंट दे रहा है, किसी रेसिडेंट से लिया है या किसी नॉन रेसिडेंट से लिया है, राइट। तीनों केसेस में अगर वो इनकम आप बाहर इनकम कमाने के लिए यूज कर रहे हो तो नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। बट वो उससे इनकम यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये मैंने आपको बताया था। सो वी नीड नॉट गो इन डिटेल फॉर दैट बिकॉज ये लीगल लैंग्वेज में वो कंफ्यूजन होता है। देखो मैंने आपको ईजी वे में बताया था, यहाँ पे कैसे बोले, देखो रॉयल्टी पेड बाय गवर्नमेंट या फिर रेसिडेंट ने दिया है, एक्सेप्ट, ये देखो ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, वेयर इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, मतलब ये रॉयल्टी वगैरह मिल रही है बाहर इनकम कमाने के लिए, वो नहीं आएगा। ये छोड़ के सारा जो है वो इंडियन रहेगा, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेम गोज फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब इसमें सिर्फ ये कुछ एक्सेप्शन वापस है, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज मतलब कंसल्टेंसी वगैरह। रॉयल्टी में क्या क्या नहीं आएगा, रॉयल्टी में लमसम रॉयल्टी पेड बाय रेसिडेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में रहेगा तो ये आएगा, लमसम नहीं आएगा, ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। सप्लाइड बाय नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज बीइंग सप्लाइड बाय नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर इज नॉट रॉयल्टी, ठीक है, अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स इटसेल्फ प्लस कंप्यूटर्स। ये देखो टेक्निकल सर्विसेज मतलब क्या, मैनेजरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आपको फीस मिल रही है, राइट। समझ में आया। सो वी आर डन विथ सेक्शन 9। आज हमने डिटेल में काफी सेक्शन 9, ये जो मेन था ये करना इंपॉर्टेंट था, बाकी तो वैसे भी आपका सिंस एमसीक्यू पैटर्न है आपको मैंने समझा ही दिया, तो लीगली आपको लर्न करने की जरूरत नहीं। सो टोटल कितना था, देखो बिजनेस कनेक्शन, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद प्रॉपर्टी एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, कैपिटल एसेट इंडिया में कैपिटल गेन आ रहा है, राइट। बाहर काम कोई कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहा है, इंडिया में ही सैलरी मिल रहा है, राइट। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, राइट। सो वी आर डन विथ सेक्शन 9
रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया है, फॉरेन इंडियन इनकम क्या होता है वो हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी और एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे एंड देन विल सॉल्व सम सम्स एंड वी आर डन विद द चैप्टर।